स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं शुरुआत। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से भयानक हमले शुरू हो गए। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक पर हमला किया है। इराक में ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के 20 से ज्यादा कमांडरों को बमबारी कर अमेरिका ने ढेर कर दिया। युद्ध में ईरान, चीन, रूस का अजेय ट्रायंगल बन गया है। रूस ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस से सिग्नल दे रहा है। चीन ईरान को विस्फोटक मिसाइलों से लैस कर रहा है। ईरान 2 सुपर पावर के बैकअप से ट्रंप फोर्स को दहला रहा है। खाड़ी युद्ध की पिक्चर क्लियर है। अमेरिका इजराइल में बड़ा फेयर है। युद्ध अब बराबरी का है। टक्कर फाइनल राउंड की है। ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे ट्रंप के होश उड़ गए हैं। अमेरिका से एनकाउंटर में रेवोल्यूशनरी लड़ाके बहुत भारी पड़ रहे हैं। ईरान ने ट्रंप सपोर्टर देशों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। ईरान की ड्रोन और मिसाइल की मार खाड़ी देशों से झेली नहीं जा रही, क्योंकि ईरान हर दिन हमलों की डोज बढ़ाता जा रहा है। कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब की चीखें निकालने के बाद अब ईरान जॉर्डन को जर्जर कर रहा है। जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस को ईरान लगातार क्यों बमबारी कर दहला रहा है, ये भी जान लीजिए। ये एयरबेस जॉर्डन के अजक्र इलाके में है, जो राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये RJAF यानी रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स का प्रमुख एयरबेस है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसे 24 मई 1981 को खोला गया था और इसका नाम जॉर्डन के पायलट लेफ्टिनेंट मुआफक साल्टी के नाम पर रखा गया। वो 1966 में इजरायली वायुसेना के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए थे। जॉर्डन के F-16 लड़ाकू विमानों के प्रमुख ठिकानों में से एक बेस में विमान रखरखाव और अपग्रेड की सुविधाएं। अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च के मुताबिक जॉर्डन के इस एयरबेस से अमेरिका अपने सैन्य अभियानों में सहायता लेता है। यहाँ अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी के भी दावे किए जाते रहे हैं। रॉयटर्स की 2026 की रिपोर्ट में भी इस एयरबेस को अमेरिकी क्षेत्रीय सैन्य ढांचे का हिस्सा बताया गया। मतलब जॉर्डन पर ईरान का हमला ट्रंप के अड्डे की तबाही की वजह से हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप फोर्स को परास्त करने के लिए चाइनीज किलर को वॉर जोन में जल्द तैनाती के सिग्नल दिए हैं। इसकी वजह ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में लिए गए फैसले हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ट्रंप ने ईरान पर फाइनल असॉल्ट का फैसला लिया है। ईरान का पक्का इलाज युद्ध है। ईरान तभी हारेगा जब एटमी प्रोग्राम तबाह होगा। ईरान से जीतना है तो मुस्तबा को हटाना होगा। ट्रंप का दिमागी टेम्परेचर खौलने लगा है। नेतन्याहू की बताई बातों ने ट्रंप को इतना भड़का दिया है कि उन्होंने ईरान को तोड़ डालने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से ये तक कहा है कि मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताईं, मुझे ईरान से मिले सीक्रेट क्यों नहीं दिखाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को क्या दिखाया है? कौन सा खौफ अब व्हाइट हाउस में छाया है? क्यों ट्रंप ईरान में तबाही वाला युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं? पीएम नेतन्याहू से सुनिए। ट्रंप से मीटिंग के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים.
אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו. चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से उन ठिकानों पर फिर से हमला करने के लिए कहा है जिससे मुस्तफा की सरकार ढह जाए। ईरान में तख्ता पलट का चांस देखकर ट्रंप फिर से फुल फॉर्म में हमले के लिए तैयार हुए हैं, जबकि नेतन्याहू से मिलने से पहले ट्रंप ईरान से डील का दावा कर रहे थे। उन्होंने ईरान से बहुत अच्छी बातें करने का दावा किया था, लेकिन अब फिर से ट्रंप बमबारी वाला सीन खाड़ी में दिखाने लगे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहर ढाने लगी है। अमेरिका के साथ ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। और ट्रंप से मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस सर्दियों तक 300 पैट्रियट मिसाइलों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मिसाइल भंडार करीब करीब खत्म होने वाले हैं। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पूरा पश्चिम एकजुट होकर रूस के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। जेलेंस्की को हथियार चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, एंटी बैलिस्टिक सिस्टम चाहिए। पुतिन को क्या चाहिए? यूक्रेन का आत्मसमर्पण, नेटो के विस्तार पर लगाम, डॉनबॉस और पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा। यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों से मॉस्को को सन्न कर रहा है, उसके तेल ठिकानों को तबाह कर रहा है, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में रूस को निशाना बना रहा है। लेकिन सभी हमले लॉन्ग रेंज हमलों पर निर्भर है। मॉस्को यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब हाइब्रिड मोड में दे रहा है। ड्रोन के साथ बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन की जंग 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है। लंबी जंग के बावजूद जेलेंस्की के तेवर हाई हैं, लेकिन पुतिन के पलटवार यूक्रेन के शहरों पर कहर बरसा रहे हैं। What was the conversation with Donald Trump? We speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with senators about it. So that Ukraine really can produce everything, which can destroy everything from Iranian Shaheeds to Russian drones and etc. We have drone interceptors, modern systems of electronic warfare. Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course, I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. I'm very thankful to him for this meeting. And now I shared with senators. So we will try to manage it. It's a big challenge. वॉशिंगटन में मंगलवार को हुए जेलेंस्की ट्रंप मुलाकात के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है। क्या दुनिया के सबसे बड़े सैन्य और रक्षा ठेकेदारों में गिनी जाने वाली अमेरिकी डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन के हथियारों से यूक्रेन रूस पर दबाव बना पाएगा? क्या इस जंग में कभी जेलेंस्की को निर्णायक बढ़त हासिल होगी? और जेलेंस्की की ट्रंप से सबसे अर्जेंट मांग क्या थी? जेलेंस्की की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि वो चाहते हैं वो उन हथियारों का निर्माण यूक्रेन में जो मॉस्को के हर हथियार को भस्म कर दे। जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके पास रूस के ड्रोन से मुकाबला करने के लिए इंटरसेप्टर है, लेकिन असली समस्या एंटी बैलिस्टिक सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की है। जेलेंस्की जानते हैं कि रूस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके ड्रोन नहीं, बल्कि स्कंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो मिनटों में यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकती हैं। ऐसे हमलों को रोकने के लिए सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम काफी नहीं है, बल्कि एंटी बैलिस्टिक सिस्टम चाहिए। और यही वजह है कि ट्रंप से मुलाकात में जेलेंस्की ने सबसे ज्यादा जोर इसी मांग पर दिया है। यूक्रेन के पास पहले से कुछ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन युद्ध का फैलाव इतना बड़ा है कि पूरे देश की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है। रूस लगातार ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है ताकि यूक्रेन की एयर डिफेंस पर
दबाव बनाया जा सके। और इससे मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की को चाहिए लॉकहीड मार्टिन के हथियार। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका का सबसे बड़ा डिफेंस जायंट है। जो 30 किलोमीटर रेंज तक सटीक हमला करने वाला ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। इसे हिमार्स और M270 MLRS लॉन्चर से दागा जाता है और यह कॉम्बिनेशन दुश्मन के सैन्य ठिकानों और रडार को तबाह करने में माहिर है। सबसे ताकतवर एंटी बैलिस्टिक सिस्टम पैट्रियट में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल PAC-3 का निर्माण भी लॉकहीड मार्टिन ही करता है। यह परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली अभेद ढाल मानी जाती है। So we are very thankful to the senators and we are very thankful for this discussion. The discussion was with details how to help Ukraine, and we are thankful that this bill is very important. Sanctions pressure on Russia is very important, and really it gives. It's not only about money, how to stop to finance this war, but it's also a big signal to Europe, big signal to Ukraine, big support of our people. So I'm very thankful. I hope that God bless, we will have positive results. लेकिन जेलेंस्की सिर्फ हथियार की मांग नहीं कर रहे, वो रूस पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव भी बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप से मुलाकात के बाद अमेरिकी सीनेटरों के साथ बातचीत में भी जेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले बिल का खुलकर समर्थन किया है। उनका मानना है कि अगर रूस की युद्ध मशीन की फंडिंग कमजोर होगी तो युद्ध लड़ने की उनकी क्षमता भी कमजोर होगी। मतलब जेलेंस्की ने रूस को जवाब देने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ वो ट्रंप से एंटी बैलिस्टिक सिस्टम मांग रहे हैं, यूरोप के सामने हथियारों के साथ आर्थिक डिमांड भी रखती है, और दोनों से रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब बड़े पैमाने पर नया डायरेक्ट पैकेज कम हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाने का लाइसेंस देने और दूसरे सैन्य मदद की योजना के जरिए नेटो देशों से अमेरिकी हथियार खरीदकर यूक्रेन भेजने पर जोर दिया है। इसके मुकाबले यूरोप ज्यादा बोझ उठा रहा है। नेटो ने 2026 के लिए सैन्य मदद का वादा किया है। यूरोपियन यूनियन भी 102 अरब डॉलर कर्ज देने पर राजी हो गया है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्वीडन और कनाडा जैसे देश भी सैन्य मदद के रूप में एयर डिफेंस, ड्रोन और गोला बारूद भेज रहे हैं। कुल मिलाकर यूरोप अब यूक्रेन की सबसे बड़ी सैन्य सपोर्ट का सोर्स बन चुका है, जबकि अमेरिका सहयोग को लाइसेंस और अप्रत्यक्ष तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जेलेंस्की का संदेश साफ है, एक तरफ रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए आधुनिक एयर डिफेंस चाहिए, दूसरी तरफ मॉस्को की अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रहार होना चाहिए जिससे क्रेमलिन के लिए युद्ध जारी रखना महंगा साबित हो। We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more, to be honest. जेलेंस्की का संदेश साफ है। एक तरफ रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए आधुनिक एयर डिफेंस चाहिए, दूसरी तरफ मॉस्को की अर्थव्यवस्था पर ऐसा प्रहार होना चाहिए जिससे क्रेमलिन के लिए युद्ध जारी रखना महंगा साबित हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रतिबंध और नए हथियार रूस को झुका देंगे? क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा समय में रूस न सिर्फ प्रतिबंधों के बीच खड़ा रहा, बल्कि उसने अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता भी बढ़ा दी। रूस हर महीने 60 से 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इसमें 50 से 60 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल, 5 किंजल मिसाइल, 40 से 60 KH-101 क्रूज मिसाइल। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो 5 से 8 हजार लंबी दूरी के ड्रोन का
प्रोडक्शन कर रहा है। रूस अब युद्ध को संसाधनों की लड़ाई में बदल चुका है। मिसाइल फैक्ट्रियां लगातार उत्पादन कर रही हैं, ड्रोन निर्माण कई गुना बढ़ चुका है और पुतिन की रणनीति साफ दिखाई देती है। यूक्रेन की एयर डिफेंस को लगातार थकाओ, फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से निर्णायक हमला करो। जवाब में यूक्रेन भी रूस के अंदर तक हमला कर रहा है। सैन्य एयरबेस, ऑयल रिफाइनरी, गोला बारूद के डिपो और रडार स्टेशनों को निशाना बनाया जा रहा है। मकसद साफ है, रूस की सैन्य क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करना। लेकिन ऐसी स्ट्राइक तभी संभव है जब यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाले हथियार हो। यहीं से शुरू होता है लॉकहीड मार्टिन का रोल, क्योंकि अमेरिका के कई सबसे आधुनिक हथियार इसी कंपनी से जुड़े हैं। लॉकहीड मार्टिन सिर्फ मिसाइल नहीं बनाती, बल्कि आधुनिक युद्ध की पूरी रणनीति तैयार करने वाले हथियार बनाती है, एयर डिफेंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक। इस कंपनी के सिस्टम अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। अगर यूक्रेन को इन हथियारों की नई खेप मिलती है तो रूस के लिए युद्ध और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और सवाल है कि क्या इसके बाद युद्ध बदल जाएगा? क्या पुतिन जंग से पीछे हटने के लिए तैयार हो जाएंगे या जेलेंस्की का पलटवार और तेज हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप इस जंग को रोकना चाहते हैं या भड़काना? अब निगाहें ट्रंप के अगले फैसले पर है। क्या अमेरिका लॉकहीड मार्टिन के और आधुनिक हथियार यूक्रेन को मिलेंगे? क्या पैट्रियट इंटरसेप्टर और लंबी दूरी की मिसाइलों का नया पैकेज मंजूर होगा, या फिर रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब सिर्फ वॉशिंगटन की राजनीति नहीं तय करेगी, बल्कि यूक्रेन के आसमान में उड़ती मिसाइलें, रूस के सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमले और युद्ध के अगले चरण की दिशा भी तय करेंगे। क्योंकि अब इस जंग में सिर्फ मोर्चे नहीं, बल्कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी जीत और हार का फैसला कर रही हैं।